हेलो एवरीवन। आई होप आप सब घर पे हो एंड एकदम सेफ हो। प्रॉबेबली वी आर इन द वर्स्ट सिचुएशंस जिसमें हम कभी थे या कभी होंगे। बट अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की या और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हमारे स्टील सेक्टर की, तो उसमें एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्टोरी चल रहा है और मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। कोई ये पुराना नहीं है या आने वाला नहीं है, ये करंट सिचुएशन की बात है। ऐसा एक सिचुएशन उसमें चल रहा है, एक स्टोरी चल रहा है जिसके बारे में मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? आप मार्केट में हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज आप जब देखोगे, अभी ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है एंड कुछ तो आप इससे सीख के ही जाओगे। तो आप जब ये वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा कि जो हम पढ़ते हैं या जो हम पढ़ेंगे वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है रियल वर्ल्ड में। ये एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी स्टडी। तो इसलिए ये सुन के आपको बहुत मजा आएगा। एंड अगेन, ये तो सबको ही पता होना चाहिए ना हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है, राइट? स्पेशली जब हम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, राइट? तो जो स्टोरी या जो सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं दैट रिलेट्स टू द स्टील सेक्टर। अब अगर आप सुन रहे होंगे या न्यूज पढ़ रहे होंगे, मार्केट न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको पता होगा कि अभी सबके मन में, सबके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ स्टील है। क्यों है, किस लिए है? कुछ तो हो रहा होगा ना जो सभी स्टील के पीछे पड़े हैं। वो क्या है, यही हम आज जानने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहला एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सिर्फ सिखाना है, सिर्फ अपडेट करना है, इसका और कोई मोटिव नहीं है। यहां कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई सेक्टर रिकमेंडेशंस नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस, ठीक है? तो अब देखो, अगर हम बात करें हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रॉड इंडेक्स है वो है निफ्टी। एनएससी में निफ्टी, बीएसई में सेंसेक्स, सही? तो अगर हम निफ्टी की बात करें, दैट रिप्रेजेंट्स वेयर द मार्केट इज राइट नाउ। तो अगर आप देखोगे ये आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। कब से कब तक मैं आपको बता दूं, ये मैंने फोकस किया हुआ है 2021 के बिगनिंग। सो 2021 का बिगनिंग से आज तक का ये चार्ट है, राइट? अब इसमें अगर आप देखोगे तो हम एक बार अगर रिटर्न्स कैलकुलेट करें, रिटर्न्स कैलकुलेट करने का ट्राई करें, सो क्या है देखो, 2021 का बिगनिंग ये रहा 2021। अब इसको अगर हम मेजर करें, दिस इज अराउंड 14,000, अराउंड 14,000। और आज का अगर हम निफ्टी वैल्यू देखें, आपके सामने ही है, ये रहा 14,800, राइट? सो 14,000 टू 14,800 अगर आप कैलकुलेट करोगे लगभग 5 या 6% का कुछ रिटर्न आएगा, करेक्ट? सो यानी 2021 जब से शुरू हुआ है, लेट से ये लगभग 4.5 महीने बोल दो, ये 4.5 महीने में निफ्टी ने 5 to 6% का रिटर्न दिया है। और वही ऑन दी अदर हैंड निफ्टी मेटल, जो एक और इंडेक्स है हमारे स्टॉक मार्केट में, दिस इज अ सेक्टोरल इंडेक्स। मतलब इस इंडेक्स, जैसे निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, उसमें कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। उसमें बैंकिंग सेक्टर है, उसमें मेटल सेक्टर है, उसमें आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है और सारे के सारे सेक्टर्स हैं। बट वही अगर मैं सेक्टोरल इंडेक्स की बात करूं, तो व्हाट एम आई सेइंग बाय दैट आई मीन कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर का वो इंडेक्स है। जैसे अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, सो उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। पर यहां जो जो मैं बात करने वाला हूं, दैट इज अबाउट निफ्टी मेटल, यानी वो मेटल सेक्टर की स्टॉक्स है। आप इसको समझो स्टील सेक्टर की स्टॉक्स है, सही? यानी टाटा स्टील ले लो, सेल ले लो, जेएसडब्ल्यू स्टील ले लो, जितने भी स्टील स्टॉक्स है वो सारे ये इंडेक्स को बनाते हैं। उनमें से कुछ सिलेक्टिव, सारे स्टॉक्स कभी भी कोई इंडेक्स को नहीं बनाते। बट जो आपको सोचना है वो ये है कि ये एक स्टील स्टॉक्स का कॉम्पोजिट इंडेक्स है, निफ्टी मेटल, राइट? सो अब ये जो हमारा स्टील स्टॉक्स का इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स, ये क्या रिटर्न दिया 2021 में फ्रॉम 1 जनवरी टिल लेट से मिड में, 4.5 महीने में ये कितना रिटर्न दिया, ये भी कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। 2021 का बिगनिंग ये कितना आ रहा है, इसका वैल्यू है लगभग 3,200, 3,200। और आज का वैल्यू अगेन आपके सामने है स्क्रीन पे,
5335। एवरेज में ऑन रफली हम इसको 2100 पॉइंट्स ले सकते हैं। सो इसका अगर आप रिटर्न करोगे 2100 पॉइंट्स कहां से, 3200 से, ये लगभग 65 to 66% आएगा, 65 to 66% आएगा। अब मन में तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया होगा, निफ्टी जब सिर्फ और सिर्फ 5 या 6% का रिटर्न दिया ये 4.5 महीने में, वही ऑन दी अदर हैंड निफ्टी मेटल 65 to 66 यानी प्रोबेबली मोर देन 10 टाइम्स का रिटर्न दिया। सो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा, या कोई तो स्टोरी होगी जिसके वजह से लोग खरीद रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज कब बढ़ता है, अगर हम स्टॉक्स की भी बात करें तो वो कब बढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे बढ़ेगा। बहुत बेसिक लेवल पर आके अगर हम बात करें तो उसके पीछे रीजंस बहुत सारी हैं, बट अगर हम एकदम बेसिक लेवल पर देखें तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कब बढ़ता है, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, राइट, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जिसको हम एक्सेस डिमांड सिचुएशन बोलते हैं। सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक, एक कोई भी स्टॉक, लेट्स से टाटा स्टील, अगर आप टाटा स्टील को भी एक प्रोडक्ट की तरह देखो, सो जो टाटा स्टील का प्राइस है वो कब बढ़ेगा, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी टाटा स्टील के बायर्स विल बी मच ग्रेटर देन टाटा स्टील के सेलर्स, ओनली देन विल द स्टॉक ऑफ टाटा स्टील राइज। वही चीज हमारे स्टील सेक्टर में हो रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं, किसी को सेल ही नहीं करना है, सबको स्टील के जो स्टॉक्स है वो खरीदना है। अब लोग को क्यों खरीदना है, लोग भी तो कुछ देखे होंगे या उनको कुछ ऐसा दिखा होगा जिसके वजह से दे आर सो अट्रैक्टेड टू स्टील सेक्टर इन पर्टिकुलर, राइट। सो वो क्या है, बस ये हम लोग को डिस्कस करना है। अब लोग को क्या दिखा, वाई आर दे सो अट्रैक्टेड टू स्टील स्टॉक्स। अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी स्टॉक को क्यों खरीदोगे, अगर आपको लगे कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है तब खरीदोगे। सो लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, लोग को लग रहा है कि अभी जो हमारा स्टील सेक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है, राइट, इसीलिए सब लोग स्टील के पीछे पड़े हुए हैं। आउट परफॉर्म का मतलब क्या, अब सपोज करो मुझे टाटा स्टील बहुत पसंद है, सो व्हाई विल आई बाय टाटा स्टील, क्योंकि मुझे लगेगा कि उसका अर्निंग्स शुड राइज, उसका अर्निंग्स शुड राइज, या इसको बोले तो ईपीएस उसका बढ़ना चाहिए, तभी हम टाटा स्टील के स्टॉक्स खरीदेंगे या कोई भी स्टॉक खरीदेंगे, कोई भी एक कंपनी के स्टॉक खरीदेंगे। ईपीएस कब बढ़ेगा, ईपीएस तो तब बढ़ेगा जब उसका सेल्स बढ़े, सेल्स बढ़े या कॉस्ट कम हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात करेंगे। रेवेन्यू बढ़ने से ईपीएस बढ़ेगा। अब रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल शब्दों में प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। सो स्टील में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। स्टील में ये जो प्राइस है ना, जिसको हम बोल सकते हैं स्टील प्राइसेस, स्टील प्राइसेस अभी इतना ज्यादा बढ़ रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर, कि लोग को लग रहा है कि स्टील, अब जब स्टील का प्राइस बढ़ेगा, सो जो स्टील के कंपनीज है जो स्टील बनाती हैं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब जब उनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ईपीएस बढ़ेगी, करेक्ट। सो यही रीजन से लोग खरीद रहे हैं। अब हम लोग को क्या जानना है, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाई आर द स्टील प्राइसेस राइजिंग, स्टील के जो प्राइसेस हैं वो किस लिए और क्यों बढ़ रहे हैं, राइट। अब आ जाओ इधर, अगेन स्टील को अगर हम देखें तो स्टील इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, स्टील इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस क्यों बढ़ेगा, डिमांड बीइंग ग्रेटर देन सप्लाई, तभी बढ़ सकता है। सो अगर हम डिमांड फ्रंट पे इसको इवैल्यूएट करें, सो इसका डिमांड तो बढ़ ही रहा है, अगर, और इस समय हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम यहां सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया की बात हम बाद में करेंगे कि इससे इंडिया को क्या फायदा है वगैरह वगैरह, पर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ऑल कंट्रीज इन टोटलिटी या टुगेदर। तो सबसे पहला रीजन क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमीज आर ओपनिंग अप,
इसमें हो सकता है आप बोलो कि इंडिया तो ओपन अप नहीं हो रहा, इंडिया में सिचुएशन खराब है, बट इंडिया तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक छोटा सा पोर्शन है। ग्लोबल इकोनॉमी इस इंडिया से बहुत बड़ा है। सो ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब मेजर जो इकोनॉमीज है, मेजर जो कंट्रीज हैं, वो धीरे धीरे ओपन अप हो रही हैं। उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव्स बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। हर एक कंट्री अपने पॉपुलेशन को बहुत स्पीड में वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से दे आर ईजिंग आउट। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उन्होंने लास्ट ईयर, वो सब अब धीरे धीरे ईज आउट हो रहे हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो रहे हैं, इकोनॉमी ओपन अप कर रही है, तो जाहिर सी बात है लोग डिमांड करेंगे। डिमांड आएगा स्टील का। अब स्टील का डिमांड कहां से आता है? आप और मैं तो स्टील खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को स्टील का कोई काम नहीं है। बट स्टील, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में स्टील एक रॉ मटेरियल का काम करता है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर जो स्टील को रॉ मटेरियल की तरह से यूज करता है। गाड़ियां, बाइक्स, बसेस, जो मन चाहा आप कंसिडर करो, सब में मेजर रॉ मटेरियल तो स्टील है ना। जो बॉडी है वो स्टील से ही तो बना है। स्टील ले लो या एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, सो अभी भी द मेजर रॉ मटेरियल इज स्टील। एंड ये तो एक हुआ। दूसरा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर आप घर बना रहे हो या कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, कहीं पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो क्या सिर्फ सीमेंट चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखोगे कोई भी पिलर में टीएमटी बार्स लगते हैं, उसी तरह से हर कंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट में या एरिया में टीएमटी बार्स लगते हैं। सो ये टीएमटी बार्स किनके हैं? आयरन एंड स्टील। सो स्टील एक बहुत मेजर रॉ मटेरियल होता है, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एज अ प्रोडक्ट उसमें सेल किया जाता है, राइट। सो जब डिमांड आ रहा है तो स्टील का भी डिमांड आएगा। सो दैट इज वन रीजन। अब डिमांड तो आ रहा है इकोनॉमी से, ये वन रीजन हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि गवर्नमेंट्स ने भी लास्ट ईयर जब कोविड वाला सिचुएशन आया था, सो गवर्नमेंट्स ने, अगेन हमने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़े कि फिस्कल पॉलिसी जब एक्सपेंशनरी होता है, इसका मतलब क्या? जब फिस्कल पॉलिसी लूज होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा हुआ होता है, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज राइजिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे राइज कर रहा है? लास्ट ईयर अगर आप देखो, आप देखे होंगे या आप देखोगे, अभी भी आप गूगल करके देख सकते हो, लास्ट ईयर मेजर इकोनॉमीज में गवर्नमेंट ने आके कोविड के सिचुएशन को टैकल करने के लिए सबको एक स्टिम्युलस पैकेजेस दिया था ऑल अक्रॉस द ग्लोब। चाहे आप इंडिया में ले लो, इंडिया में भी ये हुआ था, यूएस में भी हुआ था, यूके में भी हुआ था। हर तरफ बहुत बड़ा बड़ा पैकेजेस दिया गया था टू सपोर्ट द सिचुएशन, कि इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया जाए, राइट। ये था गवर्नमेंट एस्पेक्ट। अब दूसरा चीज है जो डिमांड को स्टिम्युलेट कर सकता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। जब मॉनेटरी पॉलिसी लूज रहता है, दैट मींस उसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोले तो अकोमोडेटिव रहता है। इसका मतलब क्या? जब इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे, तभी तो आप एज अ कंज्यूमर बोरो करोगे। आप बोरो करोगे अगर आपको कुछ खर्चा करना है तो, या एज प्रोड्यूसर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, फैक्ट्री प्लांट बिठाने के लिए लोन लेना। सो जब इंटरेस्ट रेट्स कम रहता है, सो देयर इज अ मोटिवेशन और डिमांड इंक्रीजेस, करेक्ट। सो ये चीज लास्ट ईयर भी हुआ था। इंडिया में भी आरबीआई ने काफी सारे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स बुला के इंटरेस्ट रेट्स को इन वेरियस स्टेप्स कम किए थे। और यही सेम चीज यूएस में हुआ था। यूएस में फेडरल रिजर्व ने तो जीरो इंटरेस्ट रेट बना दिया था, राइट। सो हर एक इकोनॉमी ने ये सब स्टेप्स लिए। इसके कारण डिमांड साइड को तो पुश मिल गया। अब क्या डिमांड और सप्लाई में सिर्फ डिमांड इंक्रीज होने से होगा? वो तो होगा, दैट इज वन रीजन कि स्टील प्राइस क्यों बढ़ रहा है। पर यहां पे हमारा जो ये स्टोरी है, इसमें मेजर इंपैक्ट है सप्लाई का। डिमांड तो बहुत जनरल है, डिमांड तो बहुत छोटा सा और बहुत जनरल सा रीजन है जो मैंने आपको बता दिया है, ये भी एक रीजन तो है ही ना। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर है सप्लाई साइड। स्टील सेक्टर में सप्लाई कम हो रहा है,
सप्लाई इज फॉलिंग। सप्लाई ऑफ स्टील की अगर हम बात करें, और अगेन मैं यहां पर ग्लोबल सप्लाई की बात कर रहा हूं, ना कि इंडिया रिलेटेड। अब अगर हम ग्लोबल सप्लाई ऑफ स्टील देखें, ग्लोबल इकोनॉमीज टेकन टुगेदर, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करें, तो स्टील का जो सप्लाई है वो कम हो रहा है, राइट। अब वो क्यों कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, ये देखना है। आ जाओ फटाफट देखो। सबसे पहला रीजन तो है, अब ये इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जब स्टील का सप्लाई का बात आता है या कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई का बात आता है, तो नंबर ऑफ सप्लायर्स प्ले अ रोल। तो लेट से ये बहुत सारे सप्लायर्स है आपके सामने, स्टील के बहुत सारे सप्लायर्स है, ये अलग अलग इकोनॉमीज है। तो ये जो सबसे बड़ा सप्लायर है ना जो स्टील के लिए है, चाइना। अब चाइना 50% ऑफ ग्लोबल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील सप्लाई करता है, या ग्लोबल स्टील रिक्वायरमेंट अगर मैं लिखूं, 50% ऑफ ग्लोबल स्टील रिक्वायरमेंट को चाइना सप्लाई करता है, राइट। सो चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने ये सप्लाई को कम करने का डिसीजन लिया है। चाइना, ये जो स्टील का सप्लाई है, जो चाइना 50% ऑफ ग्लोबल स्टील सप्लाई, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर लेट से 100 टन हमारा स्टील का कंजम्पशन है ग्लोबली, तो ये 100 टन में से 50 टन सिर्फ और सिर्फ चाइना की बदौलत है। चाइना सप्लाई करता है इस पूरे दुनिया में। सो चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, क्या, सप्लाई को कम करने का, सप्लाई ऑफ स्टील को कम करने का। अब ये सुन के आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया होगा कि जब आप स्टील को सप्लाई कर सकते हो, जब आप स्टील को सेल कर सकते हो ग्लोबल मार्केट में, एंड आपको इसके पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्यों बंद करोगे? Why will a rational producer and manufacturer reduce the supply of any product? ये आया होगा क्वेश्चन। अब इसका आंसर इज बियॉन्ड प्रॉफिट मोटिव। मतलब यहां प्रॉफिट तो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है भी नहीं। चाइना को ये मालूम है कि अगर वो स्टील सप्लाई करे तो उसका प्रॉफिट बना रहेगा, बट अब बात उससे बड़ी है। क्या, देखो क्या हो रहा है, हर एक चीज को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने में गैसेस एमिट होते हैं विच ऑब्वियसली कॉजेस पोल्यूशन। आप जब गाड़ी भी चलाओगे या गाड़ियां भी रोड पर चलती हैं तो इवन दे आर पोल्यूटिंग। तो कोई भी फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा होता है या प्रोडक्शन हो रहा होता है, सो दैट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, ये हम सब जानते हैं। नाउ इफ दैट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, सो चाइना जब इतना बड़ा स्टील का सप्लायर है, 50% ऑफ ग्लोबल स्टील, बिल्कुल छोटा अमाउंट नहीं है। सो जब वो इतना बड़ा सप्लायर है, तो जाहिर सी बात है चाइना में बहुत सारी स्टील फैक्ट्रीज हैं, अगेन जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से, बिजनेस इनसाइडर का ये रिपोर्ट था, उसके हिसाब से अगर हम ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स को देखें इकोनॉमी वाइज, सो उसमें चाइना लीड कर रहा है। चाइना एमिट्स 27% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। मतलब अगर हम बात करें इस पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, चाइना सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है यूएस एट 11%, जो बहुत नीचे है, एंड उसके बाद आता है इंडिया 6.6%। अगेन ये रिपोर्ट 2019 का है, बट मोर और लेस अभी भी रेशियोज बराबर ही है, ठीक है। सो चाइना इतना ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको वो कंट्रोल करना होगा, उसको वो कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा तो वो नहीं जाने दे सकता ना। एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, एंड क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब अभी हॉट टॉपिक्स बने हुए। इन्वायरमेंटलिस्ट और इन सबको क्लाइमेट चेंज का बहुत, दे वांट कंट्रीज टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो उसी के लिए चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कई सारे स्टील फैक्ट्रीज को बंद किया है चाइना में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाई स्टील? कोई बहुत सारे कमोडिटीज प्रोड्यूस होते हैं, सो क्या वो सारे चीजें पोल्यूशन नहीं कॉज करते? इवन दे कॉज पोल्यूशन, बट व्हाई स्टील? स्टील में अगर आप 1 टन
अगर हम 1 टन स्टील प्रोड्यूस करते हैं, 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूसेस 1.85 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक टन ऑफ स्टील बनाने में 1.85 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में जाता है। सो नेचुरल बात है, ये बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। चाइना बीइंग द ग्लोबल सप्लायर ऑफ स्टील, 50% डोमिनेंट सप्लायर है वो, तो जाहिर सी बात है चाइना में स्टील प्रोडक्शन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो चाइना ने ये स्टेप लिया है कि वो फैक्ट्रीज को बंद करा रहा है सो दैट उसका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन एमिशंस, कार्बन फुटप्रिंट, उसको वो कम करना है। सही। सो ये एक रीजन हुआ, ये एक रीजन हुआ। अब ये करने के लिए, चलो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है चाइना ने, अब ये करने के लिए चाइना कर क्या रहा है ये जानना है, और इससे इंडिया को क्या फायदा है ये जानना है, तभी तो स्टील सेक्टर इतना बढ़ रहा है, राइट। सो इधर देखो, अब तो पहले हम इसी को एक बार कंटिन्यू करते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस चाइना में क्या है, टैंगशन बोल के एक प्रोविंस है, ये प्रोविंस है चाइना में जो स्टील का एक हब है, स्टील का एक हब है। जैसे अगर आप इंडिया में ऑटो हब की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हब है मानेसर गुजरात, एंड ईस्ट इंडिया में तमिलनाडु में है, एंड वेस्ट में पुणे में चखन डिस्ट्रिक्ट में है। सो वही चीज चाइना में स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें, वो टैंगशन प्रोविंस है। इसको यहां पे जो भी स्टील प्रोडक्शन है वो लगभग से लगभग 30 to 40% कम करने का बात किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको 30 to 40% कम करने का ऑर्डर देके रखा हुआ है। अभी तक तो लोग फॉलो नहीं किए, पर चाइनीज गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर में और ज्यादा स्टेप्स ले रहा है। क्या, देखो इधर, सबसे पहला उसने क्या किया है, एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया। एक्सपोर्ट को कैसे डिस्करेज किया, अब देखो, स्टील फैक्ट्रीज में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है ना, उसको हम बोलते हैं एचआरसी। एचआरसी माने हॉट रोल्ड कॉइल, हॉट रोल्ड कॉइल। इससे स्टील बन के आता है। अब आप इसको कास्टिंग वगैरह करके जिस भी शेप में लेके जाना है आप उसको ले जाते हो, राइट। सो जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज हॉट रोल्ड कॉइल। हॉट रोल्ड कॉइल के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, पहले क्या था और अभी क्या है। सपोज करो इसका प्राइस है 100 रुपया, लेट से इसका प्राइस है 100 रुपया। अब ये आपको भी पता है कि हम अगर कोई भी गुड को सेल करते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जो इंडिया में अब जीएसटी आ गया, राइट। जो इंडिया में जीएसटी लगा, चाइना में वैट लगता है, चाइना में वैट लगता है। सो लेट से 100 रुपया का प्रोडक्ट है जो बन के आया, अब इस पे यहां पे प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पे क्या करेगा, चाइनीज गवर्नमेंट 13% वैट लगाएगी। सो प्लस 13% वैट हुआ, दैट मींस 13 रुपीज, विच इज इक्वल टू 113, राइट, 113। अब अगर कोई स्टील फैक्ट्री डोमेस्टिक मतलब चाइना के अंदर ही इसको सप्लाई करे, सो उसको 113 लेना पड़ेगा कस्टमर से, एंड आउट ऑफ दिस 13 रुपीज विल गो टू द गवर्नमेंट, राइट। अब वही चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या करके रखा हुआ था, एक्सपोर्ट अगर चाइना करे, अगर चाइना स्टील को एक्सपोर्ट कर देता है, चाइना के जो स्टील प्रोड्यूसर्स है अगर वो स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं, सो चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला था आपको सिर्फ उनसे 100 रुपए लेने हैं। ये जो 13 रुपीज वैट था वो चाइनीज गवर्नमेंट ने रिबेट के तौर पर दिया हुआ था। सो यहां पे एक्सपोर्ट रिबेट चलता था ऑफ 13%। चाइना में एक्सपोर्ट रिबेट चलता था स्टील प्रोडक्ट्स पे 13% का, मतलब जो 13% इनडायरेक्ट टैक्स आपको कलेक्ट करना होता वो अब कलेक्ट नहीं करना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टील का प्राइस कम हो जाता है। ग्लोबली स्टील का प्राइस, जो चाइनीज स्टील का प्राइस है वो कम हो गया। सो नेचुरल बात है ना, लोग डिमांड करेंगे, और जब लोग डिमांड कर रहे हैं तो चाइना सप्लाई कर रहा है। अभी तक यही हो रहा था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि उसको स्टील का प्रोडक्शन कर्व करना है, बंद करना है, सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो एक्सपोर्ट रिबेट था ना, इसको कर दिया अबॉलिश। इसको कर दिया अबॉलिश। कब से, 1 मई 2021, बस 8 दिन पहले। 1 मई 2021 से
इसको कर दिया अबॉलिश। अब ये अबॉलिश होने के कारण बहुत सारे इकोनॉमीज थे जो चाइना से डिमांड करते थे, चाइना से खरीदते थे, वो क्या किया उन्होंने, उनको डर लगा कि अब चाइना, जैसे वियतनाम, वियतनाम इज वन इकोनॉमी, वियतनाम, साउथ कोरिया, ये दो मेजर इकोनॉमीज है जो चाइना से स्टील खरीदते हैं। तो वियतनाम ने पर्टिकुलरली क्या किया, वियतनाम के मन में डर आ गया कि अब चाइनीज गवर्नमेंट ने ये रिबेट तो हटा दिया, तो व्हाट इफ द प्राइसेस राइज। सो उसने क्या किया, चाइना से नहीं खरीदा, वो किससे खरीदा, वो इंडिया से खरीदा। सो जाहिर सी बात है इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स या इंडियन स्टील सप्लायर्स को एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनके लिए डिमांड विल राइज, राइट। सो दिस इज वन रीजन, ये एक रीजन हुआ। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे रीजन की अगर हम बात करें, तो ये अब स्टील कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, स्टील तो स्टील फैक्ट्रीज में, स्टील इज एन एंड प्रोडक्ट, राइट। कुछ तो इनपुट आता होगा जो जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, और आउटपुट निकल के आता है एचआरसी, जिसको हम स्टील बोलते हैं। सो ये जो हमारा इनपुट है ना, जिससे स्टील बनता है, वो है आयरन ओर, वो है आयरन ओर। आयरन ओर को आप जब प्रोसेस करोगे, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू लेकर जाओगे, उससे बन के आएगा स्टील। अब 1 टन ऑफ स्टील बनाने में अराउंड 1.6 टन ऑफ आयरन ओर लगता है। 1 टन स्टील अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो इसमें लगभग से लगभग 1.6 टन ऑफ आयरन ओर लगता है, राइट। अब 1.6 टन अगर आयरन ओर लग रहा है, और चाइना बीइंग द ग्लोबल सप्लायर ऑफ स्टील, उसको आयरन ओर भी तो चाहिए, बहुत बड़े क्वांटिटी में आयरन ओर चाहिए। तो क्या ये आयरन ओर चाइना में है, या आयरन ओर चाइना इंपोर्ट कराता है? सो मजे का बात यह है, चाइना आयरन ओर को इंपोर्ट कराता है। हमने क्या डिस्कस किया था, चाइना सप्लाइज 50% ऑफ ग्लोबल स्टील रिक्वायरमेंट, 50% ऑफ ग्लोबल स्टील रिक्वायरमेंट जो वो एक्सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ उसका ही रॉ मटेरियल आयरन ओर 69% ऑफ ग्लोबल आयरन ओर चाइना इंपोर्ट करता है। वो इंपोर्ट करता है 69% ऑफ ग्लोबल आयरन ओर। अब 69% ऑफ ग्लोबल आयरन ओर अगर वो इंपोर्ट कर रहा है, सो जितना भी ये इंपोर्ट करता है ना, जितना भी इसने इंपोर्ट किया है, आउट ऑफ दैट ये मेजरली इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से, ये मेजरली इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से अराउंड 60%, और नेक्स्ट में आता है ब्राजील से इंपोर्ट करता है अराउंड 20%, और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज और है जिनसे ये इंपोर्ट करता है आयरन ओर। सो ऑस्ट्रेलिया जो मेजर आयरन ओर सप्लायर है टू चाइना, अब नेचुरल बात है अगर स्टील प्राइसेस आर राइजिंग हर जगह, सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलिया में भी जो माइनर्स है, आयरन ओर तो माइन होता है, वो माइन एक मिनरल है जो माइन करके निकालना पड़ता है आपको। सो जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर माइन कर रहे हैं, वो भी तो प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, वो सोशल सर्विस तो नहीं कर रहे आयरन ओर सप्लाई करके चाइना को, इवन दे वांट टू अर्न मनी बिकॉज स्टील प्राइसेस आर राइजिंग। सो उन्होंने अपने आयरन ओर प्राइसेस को भी इंक्रीज किया, उन्होंने आयरन ओर का दाम इंक्रीज करके चाइना को दिया। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने यहां पे थोड़ा सा एक डिस्प्यूट आया कि आप प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, चाइना ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बोला। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट, अब चाइना को क्या करना होगा, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल देखना पड़ेगा। सो चाइना अब क्या डिसाइड किया है, वो ये सोर्स ऑफ सप्लाई को कम करके क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हमारा आया आयरन ओर एज रॉ मटेरियल, राइट, आयरन ओर एज रॉ मटेरियल। अब वो बनता है सेमी फिनिश्ड स्टील में, इसको हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड स्टील, और ये बनता है फाइनल फिनिश्ड गुड
जिसको हम बोलते हैं HRC, जो हमने देखा था, जो स्टील है, इन बेसिकली स्टील जिसको बोलते हैं, राइट। सो चाइना को अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई देखना है, वो दो चीज कर सकता है, या तो वो अपने कंट्री में नए माइंस को डेवलप करे, नए माइंस को खोजे। अब आयरन और आप प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते ना, वो तो एक नेचुरल मिनरल है। और दूसरे जगह पे वो क्या कर सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया से आयरन और डिपेंडेंसी कम करके कोई और कंट्री से सेमी फिनिश्ड स्टील डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता है। इससे क्या हो रहा है, इससे आयरन ओर को इंपोर्ट करके जो सेमी फिनिश स्टील बनाने का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो भी ये पार्ट उसको नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली क्या करेगा, सेमी फिनिश स्टील को इंपोर्ट किया एंड उससे HRC बना दिया। इससे क्या हुआ, उसका जो ओरिजिनल गोल था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, जो वो प्रोडक्शन कर्व कर रहा था, तो एक सेट ऑफ प्रोडक्शन वो कम कर पाएगा, राइट। तो अब आया बात सेमी फिनिश्ड गुड्स का। अब सेमी फिनिश्ड गुड्स की हम जब बात करें, उसको हम बोलते हैं बिलेट्स। इसको हम बोलते हैं बिलेट्स, BILLETS, बिलेट्स। अब आयरन ओर से ये बिलेट्स बनती हैं, और ये बिलेट्स से HRC यानी स्टील बनता है, हॉट रोल्ड कॉइल। सो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इंडिया को बोला बिलेट्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स आप हम लोग को दीजिए। और इंडिया में बिलेट्स बहुत बनता है, इंडिया में जो सेमी फिनिश स्टील है ना, ये बहुत बनता है। सो अब चाइना विल रिसोर्ट टू इंडिया फॉर इंपोर्टिंग बिलेट्स। सो नाउ इंडिया के पास दो तरीकों से फायदा है अगर आप देखोगे। एक, जो भी ग्लोबल इकोनॉमीज जो अब स्टील चाइना से खरीदती थी, अब उनको इंडिया से लेना पड़ सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, बिकॉज चाइना अपना ग्लोबल सप्लाई कम कर रहा है, राइट। सो दैट इज वन। सो वो इंडिया ग्लोबली स्टील सप्लाई कर सकता है। दूसरा, चाइना को एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ आयरन ओर इंडिया के पास आना होगा बिलेट्स के लिए, क्योंकि इंडिया में बिलेट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और इसी के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने जो भी उसने इंपोर्ट ड्यूटी लगाया था सेमी फिनिश स्टील पर, जिसमें बिलेट्स भी एक था, वो इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट टैरिफ, कुछ भी आप बोल दो, वो हटा दिया उसने। तो अब उसने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, मींस डिस्करेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड एनकरेजिंग इंपोर्ट्स। सो इससे इंडिया को सेकंड फायदा यह मिलता है कि इंडिया चाइना को सेमी फिनिश स्टील सप्लाई कर सकता है। सो यही सब्सटेंशियल रीजन है जो जो हमने अभी क्रिस्प वे में बहुत छोटे से अब एकदम टू द पॉइंट डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। टिल देन अभी आपको ध्यान रखना है, घर पे रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, एंड साथ साथ तो सीखते रहना है, ठीक है। तो चलो बाय।